नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 से संबंधित एसएसटी के क्वेश्चन, यानी कि सामाजिक अध्ययन का प्रश्न, जो कि हम जो है पिछले वीडियो में हमने 45 तक कर लिया था। आज 46 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि आप पिछले वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आप सभी के लिए, सीटेट दिसंबर 2025 पेपर 2 नामक प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियोस को जरूर देख लें। और सीडीपी के भी हमने क्वेश्चन उसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है हमारा, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है। तो देखिए, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कौन सा कारण जो है नहीं है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का समाप्ति के कारण जो है कौन सा नहीं है। तो हम सभी जानते हैं हमारा जो प्रथम सभ्यता थी वो थी हड़प्पा, और हड़प्पा सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और उसका जो है विनाश होने के पीछे बहुत से कारण बताए जाते हैं, जिसमें बाढ़ बताए जाते हैं, और जिसमें जो है अधिक जो है सूखा आ जाना, ये सब कारण जो है बताया गया है, हमने जहाँ तक पढ़ा है। लेकिन एग्जैक्ट जो है अभी तक कुछ उसका जानकारी नहीं है। हालांकि देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। तो आपको जो है कौन सा जो है कारण नहीं है ये देखना है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए, तो ये तो है कुछ हद तक सही है। ये जो है प्रमाण कुछ मिले हैं। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने में मृदा आवरण नष्ट हो गया, तो देखिए ये आपका नहीं होगा, ठीक है। और देखिए, नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुआ, बिल्कुल सही है। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए यही कारण था, ये तीनों कारण जो थे वो थे विनाश का, जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश का कारण बताए गए हैं। कि जो हमारी जो रावी नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी, रावी नदी की सूख जाने के कारण से जो है वहाँ के लोग सूखा के कारण से मर गए थे, ऐसा भी जो है हम पढ़ते हैं। और साथ में ये भी पढ़ते हैं कि या तो विनाश होने के पीछे जो है बाढ़ बहुत भयानक आया था, उसी नदी में, रावी नदी में बाढ़ आ गई थी, इसी कारण से जो है वहाँ ये सभ्यता डूब गई थी, ऐसा हमने पढ़ा है, ठीक है। और नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता थी और लड़ाई, ये भी हो सकती थी कारण। लेकिन जो मवेशियों के जो है बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों का चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, इसके कारण जो है पूरा जो है शहरों का पतन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि आंसर जो है यही है। यानी क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है कारण नहीं था, तो ऑप्शन सेकेंड आपका सही हो जाएगा। यानी कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो देखिए, स्थानांतरीय कृषि जिसे हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इस कृषि में जो है इसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है, जिसमें जो है फसल को जो है कुछ दिन तक जो है नहीं उगाया जाता है। एक बार उगाकर उस खेत को जो है उसी तरह छोड़ दिया जाता है, और खरपतवार जो उसमें निकलते हैं उसे जलाकर फिर से उसमें जो है रोपाई की जाती है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस है, ये ब्रिटिश शासन के दौरान जो है स्थानांतरीय जो कृषक को जो है कौन सा समस्या का सामना करना पड़ा था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस है, उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, बेरोजगारी, शोषण। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटिश शासन के दौरान जो है उनका जो स्थानांतरीय कृषि है, उनका जो है उन कृषकों का जो है समस्या यह थी कि उनकी गतिविधियां जो है प्रतिबंधित हो गई थी, अर्थात उन्हें जो है इस कृषि करने से रोक दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश के केंद्र के रूप में माना जाता है। तो देखिए, मध्यकालीन भारत में जो है
किस रूप में जो है मंदिरों को माना जाता था, किसका केंद्र माना जाता था? आपके ऑप्शन है सांस्कृतिक गतिविधियों, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, सूफी आंदोलन, वास्तुकला। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सांस्कृतिक गतिविधियां। ठीक है, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में माना जाता था। तो मध्यकालीन भारत में मंदिरों को सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में माना जाता था। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गजनी के सुल्तान मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? तो देखिए, मोहम्मद गजनवी के बारे में आपने पढ़ा होगा, और हम लोग जो एक फेमस शो है अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी जो है हम पढ़ते हैं हमेशा कि अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में ही भारत आए थे, और उन्होंने जो है एक किताब भी लिखा था, फेमस किताब था उनका, जिसका नाम था किताब उल हिंद। ठीक है, और अभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है किताब उल हिंद जो है किसने लिखा है? तो ये लिखा था अलबरूनी ने। ठीक है, और ये आपसे पूछा गया है। और गजनी मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद गजनवी द्वारा जो है सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? तो आपके ऑप्शन है, उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी। क्या उसे मंदिर का वास्तुकला पसंद नहीं थी इसलिए उसने जो है मंदिर को नष्ट कर दिया था? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था। क्या वो अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। वो वहाँ का एक महल बनाना चाहता, वो वहाँ पर एक महल बनाना चाहता था? नहीं, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो करेक्ट जो होगा इसमें आपका हो जाएगा, उसने जो है सोमनाथ मंदिर को इसलिए नष्ट किया था क्योंकि वो जो है इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश किया था उसने। ठीक है, इसीलिए जो है सोमनाथ मंदिर को उसने नष्ट कर दिया था। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है पूछा गया है। आपके ऑप्शन है, वो प्राय ताड़ पत्रों पर लिखी हुई थी। ठीक है, वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है। तो प्राचीन हस्तलिपि की यदि हम बात करें तो प्राचीन हस्तलिपि का जो है वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत जो है नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इसमें संदर्भ जो है कथन जो है दिया गया है ये गलत है, क्योंकि उसका जो है ताड़ पत्र पर वो लिखी हुई रहती थी, और ये जो है हस्तलिखित होती थी, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो है मुद्रित की गई थी। बिल्कुल सही है, और वे हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। बिल्कुल सही है। तो देखिए, ये जो है हाथ से लिखा जाता था हस्तलिपि, प्राचीन हस्तलिपियां, और ये जो है बाद में उसे जो है प्रिंट भी किया गया था। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है इसका जो है कोई स्रोत नहीं मिला है, इसका अनेकों स्रोत मिला है। तो यही जो है इसमें गलत दिया गया है कि स्रोत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सही नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 51 से 53 में जो है यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, निर्देश एक दिया गया है 51 से 53 के बीच में, और आपको एक अनुच्छेद दिया गया है जिसमें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 3 प्रश्नों को उत्तर देने के उचित विकल्प चुनिए। यानी कि 3 प्रश्न आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 53 तक। ठीक है, इस जो है पैराग्राफ को पढ़ने के पश्चात हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आइए पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक है जो है इसका, एक चिट्ठी आपके नाम। शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि बात में दम है। तो नागरिक शास्त्र यदि आप नहीं जानते हैं तो पॉलिटिकल साइंस ही जो है नागरिक शास्त्र आप समझ सकते हैं। ठीक है, अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं। ठीक है, जाहिर है ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो
बातें किताबों में पढ़ता है उनके बीच तालमेल नहीं बैठा पाता। शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीति में भागीदारी बहुत और रुचि बहुत गहरी है। तो देखिए ये जो है कक्षा आपका, यहाँ पे देखिए लोकतांत्रिक राजनीतिक नामक जो है बुक से लिया गया है, सामाजिक चैप्टर से लिया गया है सामाजिक विज्ञान के। ठीक है, तो इसमें जो है नागरिक शास्त्र जो है आप पॉलिटी जो पढ़ते हैं आप, पॉलिटिकल साइंस आप कह सकते हैं। ठीक है, उसी को नागरिक शास्त्र कहा जाता है। और उसमें जो है हम राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, हम सभी ने जो है पढ़ रखा भी है। तो वास्तविक जीवन में जो चलती है राजनीति, जो हमारे देश में होती है या विश्व में जो हम देखते हैं, वो हमारे समाज से मेल नहीं खाती। वो हमारे जो रियल दुनिया है और जो पढ़ाए जाते हैं पुस्तक में, नागरिक शास्त्र में की पुस्तक में जो पढ़ाए जाते हैं, क्या वो मेल खाती है? आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल भी डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट है तो इसीलिए जो है इसे जो है बोरिंग सब्जेक्ट बच्चे इसे इस रूप में लेते हैं, ऐसा कहा गया है इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो आइए इसके प्रश्न कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो किस संदर्भ में ये प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शंस आपको देखते हैं। वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। तो बिल्कुल सही, 1 ही आपका करेक्ट दिया गया है इसमें कि ये जो है तालमेल जो है नहीं बैठा पाता। ये जो वाक्यांश है इसमें जो है वास्तविक जीवन में जो हो रहा है और जो पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है, इसमें जो है संबंध नहीं जोड़ पाते हैं बच्चे। ठीक है, तो यही से इसका जो वाक्यांश है इसका यही सही जो है इसका मीनिंग है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 52 है, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु को नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक डैश के द्वारा जीवंत बना सकता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि नागरिक शास्त्र की जो पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को जो है शिक्षक डैश के द्वारा जीवंत बना सकता है। कैसे जो है शिक्षक जो बोरिंग एक सब्जेक्ट के रूप में जो बच्चे ले रहे हैं, जो नीरस है, उबाऊ है, इस तरह का जो सब्जेक्ट है, विषय है, इससे जो है कैसे जीवंत बना सकता है एक शिक्षक जो है, कैसे उसमें बच्चों का इंटरेस्ट ला सकता है। तो देखिए आपके ऑप्शंस है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आपको भी ये दायित्व, तो आपको शिक्षक होने वाले हैं तो आपको जो है दायित्व तो पता होना चाहिए। इसलिए इस टाइप का प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके, अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देने, नीरस अवधारणाओं की विस्तृत और स्पष्ट व्याख्या। तो देखिए व्याख्यान देने से कुछ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका। ठीक है, और अमूर्त पक्ष पर महत्व देने की आवश्यकता है, ये भी नहीं होगा। कठिन अवधारणाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता, परीक्षा लेकर तो और उबाऊ कर दीजिएगा आप, क्योंकि बच्चा जब कुछ समझा नहीं है तो उससे संबंधित तो परीक्षा क्या देगा। ठीक है, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा, बिल्कुल सही। ऑप्शन 4 आपका सबसे उपयुक्त ऑप्शन दिया गया है कि ये जो नीरस और उबाऊ जो ये पाठ्य पुस्तक है नागरिक शास्त्र, इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है शिक्षक क्या करेंगे कि उसे जो है वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़ेंगे, किस्सों से जोड़ेंगे और इस पर वाद विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बच्चे जो है चीज़ों को समझ पाएंगे और उनका जो है इसमें इंटरेस्ट आएगी, उनका जो है इसमें इस सब्जेक्ट को वो बोरिंग नहीं समझेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 53 भी इसी पैराग्राफ से संबंधित है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को। नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? तो देखिए प्रश्न में फिर से रिपीट कर रही हूँ। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? तो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है।
तो देखिए शिक्षिका जो है, जो नागरिक शास्त्र की शिक्षिका है, यदि उनका जो है विश्वास अधिक जो है किस पद्धति में है, पाठ्य पुस्तक और व्याख्यान पद्धति में है। तो व्याख्यान देने से, सिर्फ लेक्चर देने से जो है बच्चे नहीं समझ पाएंगे, बच्चों को जो है वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लग सकता है, ठीक है। तो ये आपका तरीका सही नहीं होगा, ये गलत है। शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ योजना का पालन करती हैं और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती हैं। तो देखिए सिर्फ टीचर आए और सिर्फ नोट लिखवा दे और तो बच्चे को जो है एकदम सिलेबस के अनुसार से पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती हैं और वास्तविक में वे क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्य पुस्तकों में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती हैं। शिक्षिका समस्त बातों को विस्तार से समझाते हुए नागरिक शास्त्र की पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़ाती है और विद्यार्थी को भली प्रकार से तैयार करती है। तो देखिए जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट जो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है पाठ्य पुस्तक पढ़ाने की ही बस बात हुई है और कुछ नहीं इसमें करा रही है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो ये संसद, युवा संसद में शामिल जो करती हैं शिक्षिका, ये सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा बच्चों को जो है इसमें इंटरेस्ट लाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है रोल प्ले करेंगे इसमें, ठीक है, खुद जो है इन्वॉल्व होंगे, रोल प्ले करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वे जो है वास्तविक जीवन में उस चीज को जी रहे हैं ऐसा वो फील कर पाएंगे और उस प्रिपरेशन के दौरान, उस रोल प्ले के लिए जो प्रिपरेशन करेंगे उस दौरान बहुत कुछ समझ सकते हैं। और इससे जो है क्या होगा कि जैसे कि दो युवा संसद में आप एक पक्ष है एक विपक्ष के बीच में जो है उन्होंने क्या कराया कि आलोचनात्मक विश्लेषण भी कराया है, ठीक है। तो ये सबसे सही तरीका माना जाएगा नागरिक शास्त्र पढ़ाने के लिए। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन 54, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया। तो आपके ऑप्शन है सर्वेक्षण करने की प्रथा, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा, स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा, सैन्य अभियान। तो देखिए भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा अपनाई थी। सबसे पहले जो है इन्होंने क्या किया था कि अपनी शासन स्थापित करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है विभिन्न जो है भू राजस्व जो है उन्होंने संग्रह करना शुरू किया था। आपने यदि इतिहास में पढ़ा भी होगा, जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने जो है द्विशासन शासन लागू की थी, जिसमें उन्होंने जो है क्या किया था कि बंगाल का जो भी राजस्व आता था वो रखते थे और नवाब के रूप में जो है मीर जाफर को रखा था और उसके पश्चात मीर कासिम को रखा था, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है नवाब कोई और रहता था, लेकिन जो राजस्व आती थी, जो भी पैसे जो कलेक्ट होते थे वो सभी जो है वो ही ब्रिटिश ही उनके हाथ में ही उस जो पैसों का जो बागडोर था सभी जो है वो उन्हीं के हाथ में था। प्रत्यक्ष रूप से वो शासन भी नहीं करते थे, वो शासक के रूप में जो है भारतीयों को रख देते थे और इस प्रणाली दुशासन प्रणाली से जो है वो क्या करते थे कि राजस्व को जो है इकट्ठा कर लेते थे, ठीक है। और इसी कारण से जो है भारत जो सोने की चिड़िया कही जाने वाली देश थी, धीरे धीरे जो है उनके हाथों में आ गई और देश जो है हमारा गरीब होते गया था। और वे जो है बहुत से और भी इतिहास में हम पढ़ते हैं आगे। और मैंने जो है ये आप चाहते हैं जीके जीएस पढ़ना, तो उसके लिए भी मैंने जो है लूसेंट का कराया हुआ है किसी चैनल पर, लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे भी एक बार जाकर आप जरूर देख लेंगे। उसमें जो है हमने हिस्ट्री भी सॉल्व कर लिया है, पॉलिटी भी सॉल्व कर लिया है और भी जो है जितने भी बचे हुए हैं उसके मैराथन्स भी आपको अवेलेबल कर दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट का, तो आप जाकर एक बार जरूर देख लेंगे। आते हैं प्रश्न पर, क्वेश्चन 55 में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित आरेख में से कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है दक्षिण पूर्व बोला गया है, तो यहाँ पे ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये जो है आपका ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वेस्ट हो जाएगा।
यानी कि आपका जो है ये उत्तर दिशा हो गया, ये दक्षिण दिशा हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि कौन सा जो है तीर है जो दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। तो दक्षिण जो हो गया ये आपका ये हो गया, और पूर्व जो हो गया वो इधर हो गया। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शा रहा है यहाँ पे, आप देख लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन, ये वाला जो एरो है ये दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शा रहा है। ठीक है, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और बीच वाला जो रेखा है ये फिर से मैं कर दे रही हूँ। ठीक है, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और बीच वाला जो है डी है ये जो है आपका क्या है, दक्षिण पूर्व को दर्शा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, माफ कीजिएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, 4 का करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है, डी आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56, जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पे जल संरक्षण के संबंध में गलत कथन को आपको चुनना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है, बिल्कुल सही है। यदि जो है वन जो है जितना जो है घने होंगे, यानी कि अधिक जितना वृक्षारोपण होगा उतना ही जो है भूमिगत जल जो है सही रहेगा, तो उसका स्तर सही रहेगा, तो ये सही है। पृष्ठीय प्रभाव को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है, यह भी सही है। स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करना, इसे भी जल संरक्षण हो सकती है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ और दूसरा जो है जल और नवीकरणीय संसाधन है, यह जो है यहाँ पे गलत कथन दिया गया है। तो जल जो है अनवीकरणीय संसाधन है, ये गलत दिया गया है, क्योंकि जल जो है नवीकरणीय संसाधन है। क्योंकि जल हम देखते हैं जैसे कि नदी में है, समुद्र में जल जो है इकट्ठा है, वो वाष्प के द्वारा जो है फिर से आसमान में जाती है, और पुनः जो है पुनर्चक्रण द्वारा जो है वो क्या होता है कि फिर से जो है बारिश के रूप में फिर से धरती पर आती है, और फिर से जो है समुद्र में आती है, नदियों में आती है। ठीक है, वाटर साइकिल के बारे में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है, न कि अनवीकरणीय संसाधन है, यही कथन गलत यहाँ पे दिया गया है, गलत कथन को चुना था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है हमारा, एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यानी कि देखिए 1 सेंटीमीटर जो है आपका कितना है, 20 मीटर के बराबर है। ठीक है, 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि दूरी आपको दे दिया गया है, दूरी जो है आपको दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दूरी है, डिस्टेंस जो है आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। यदि दूरी 5 सेंटीमीटर, तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो दूरी आपको निकालने के लिए जो है, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे बस पूछा गया है कि 1 सेंटीमीटर जो है, हाँ 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ। ठीक है, 20 मीटर के बराबर है, तो 5 सेंटीमीटर यदि जो है दोनों स्थानों के बीच की दूरी है, तो 5 सेंटीमीटर बराबर आपका हो जाएगा 20 × 5 मीटर। ठीक है, यानी कि 20 × 5 100 हो जाएगा आपका, 100 मीटर आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, 100 मीटर जो है एग्जैक्ट दूरी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 होगा यहाँ पे, 100 मीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 58 है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है। तो देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य में जो है ब्रिटिश इतिहासकारों ने, भारतीय इतिहासकारों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या किया था कि भारत को जो है, भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। ठीक है, इसका इस विभाजन का जो है क्या आधार रहा है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा है कि जो
प्राचीन भारत में देखा जाए तो हिंदू धर्म का शासन था। फिर जो हम मध्यकालीन भारत में देखते हैं तो वहाँ पर जो है मुस्लिम धर्म का शासन था, यानी कि मुस्लिम धर्म जो है स्थापित करने के लिए बहुत से जो है मंदिरों को तुड़वाना, इस तरह का जो है कार्य किए गए हैं। हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते भी हैं। और इस प्रकार से जो है, और उसके पश्चात जो है मध्यकालीन भारत के पश्चात यदि देखा जाए तो मुस्लिमों का शासन रहा, मुस्लिम धर्म का। उसके पश्चात जो है ब्रिटिशों का शासन रहा है भारत में। तो इसी आधार पर जो है भारत का जो इतिहास है, इसका विभाजन ब्रिटिश भारतीयों ने जो है, माफ कीजिएगा, ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो है इसका आधार मानते हुए जो है इस तरह से भारत को 3 भागों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ऑप्शन 1 ही इसका करेक्ट है, इसलिए मैं अदर ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 है, औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न जो है आपका पेडागोजी का ये प्रश्न हो गया, ठीक है। एसएसटी का पेडागोजी का सेक्शन है ये, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कुछ प्रश्न आपके एनसीईआरटी के होंगे और कुछ प्रश्न जो है आपका जो है एसएसटी के, यानी कि एसएसटी का आपका पेडागोजी का सेक्शन होगा, ठीक है। तो मिक्सअप रहेगा, आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है अलग अलग आपको क्वेश्चन अवेलेबल किया जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में पूछा गया है, पेडागोजी कुछ हार्ड नहीं होता है, बस आपको जो है लैंग्वेज को समझना होता है। आप मेरे एक्सप्लेनेशन को यदि ध्यान से सुनते हैं तो धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगेंगे। और वीडियो देखकर जो है घबराना नहीं है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कितना लंबे लंबे प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न देखकर हताश नहीं होना है, बल्कि धीरे धीरे आप जैसे ही वीडियो देखना आप रेगुलर रहोगे तो आप जो है धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, बस आप ध्यान से वीडियोज को देखिए और चीजों को समझने के प्रयास करें। आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न था हमारा, औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागम निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। तो देखिए मैं सबसे आपको जो है बहुत ही आसान भाषा में प्रश्नों को जो है तोड़ तोड़ के बताने का प्रयास करती हूँ, ताकि आप जो है प्रश्न को आसानी से समझ पाए और जब भी आप एग्जाम में डील करें तो आपको जो है प्रश्न ऐसे ही समझ में आ जाए, आपको जो है प्रश्न कठिन नहीं लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है 4 तरीकों से जो है 4 शिक्षिकाओं ने पढ़ा रखा है औद्योगिकरण चैप्टर को, ठीक है। तो इसका जो है जो पढ़ाने का जो तरीका है, उपागम यानी कि तरीका, ठीक है, कौन सा सबसे उचित है, कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, उसके पश्चात हमें इसका आंसर दे पाएंगे। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शंस है, शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए, शिक्षिका जो है कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। तो क्या ये उचित तरीका है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यदि बस आप जो है शिक्षिका हैं, आप गई क्लास में और आपने जो है क्या किया कि बस बच्चों को कहा कि खुद से पढ़ाई करो, खुद से किताब को पढ़ो और कुछ भी कंफ्यूजन हो मुझसे प्रश्न पूछ लेना, जो समझ नहीं आया वो मुझसे पूछ लेना। तो क्या ये तरीका सही माना जाता है पढ़ाने के लिए बच्चों को? बिल्कुल भी नहीं, गलत है। शिक्षिका पाठ्यपुस्तक की समयातीत महत्ता में विश्वास करती है और वो प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों को से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहुउपागमों से परिचित है और वो अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नजदीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने का योजना बनाती है, ठीक है। समूह में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है भ्रमण कराने के लिए लेके गई है, ठीक है। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो है इसमें 4 भी देख लेते हैं। शिक्षिका का विश्वास है कि उसे औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाना चाहिए और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए। तो सामान प्रचुर मात्रा में लाकर जो है बच्चों को समझाना चाहिए या फिर बच्चों को जो है चुपचाप पढ़ने के लिए दे देना चाहिए और जो नहीं समझ में आए वो कहना चाहिए पूछने के लिए, ठीक है। और शिक्षिका या तो भ्रमण के लिए ही जो है वो लेके चली जाए बच्चों को, ठीक है।
तो इसमें जो है सबसे उपयुक्त यदि क्योंकि कक्षा में पूछा गया है तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समयातीत महत्ता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए विद्यार्थियों को बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। तो ऑप्शन सेकेंड ही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, नील खेती की दो मुख्य प्रणालियां थी। तो देखिए नील खेती के बारे में आपने पढ़ा होगा। नील की खेती जो है बिहार के संदर्भ में यदि बात करें तो यहाँ पर जो है जबरन कराई जाती थी और इसके खिलाफ में ही जो है चंपारण आंदोलन भी हुआ था, नील आंदोलन भी हुआ था और जिसके लिए जो है दीनबंधु मित्र ने जो है नील दर्पण की रचना की थी। ठीक है, और उसी का जो है जो भी होता था, जिस प्रकार से जबरन जो है रैयतों द्वारा नील की खेती कराई जाती थी, नील की खेती कराई जाती थी, उसी से संबंधित चित्रित जो है नाटक जो है दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। और ये जो है आपकी बीपीएससी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि रैयतों को जो है जबरदस्ती नील की खेती कराने के लिए जो है कौन मजबूर किया गया था और इससे संबंधित चित्रित नाटक का नाम क्या है? तो ये इसका नाम है नील दर्पण और इसका लेखक जो है वो है दीनबंधु मित्र। और ये भी पूछा जाता है कि दीनबंधु मित्र का जो है अनुवाद किसने किया था? तो यह किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। ये भी याद रखेंगे। आते हैं लोग अपने प्रश्न पर, यानी कि सीटेट के प्रश्न पर। नील खेती की दो मुख्य प्रणालियां क्या थी? यहाँ पे देखिए निज और रैयत, खरीफ और रबी, निज और छड़ीनुमा खेती, निज और किज। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका निज और रैयत थी। ठीक है, निज और रैयती करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 61 और 62 के लिए जो है फिर से आपको अनुच्छेद दिया गया है और अनुच्छेद को पढ़ने के पश्चात जो है आपको आंसर देना है। तो देखिए ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। आपको जो है क्वेश्चन सबसे पहले इस प्रकार के जो होते हैं ना, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं पैराग्राफ वाले, इसमें आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले प्रश्नों को देखने की कोशिश कीजिएगा, प्रश्न में क्या पूछा गया है और उस पॉइंट को खोजने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे करने से जो है आपका समय बचेगा। ठीक है, तो आते हैं प्रश्न पर। सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। तो हम लोग भी सामाजिक विज्ञान के ही जो है स्टूडेंट हैं लोग, तो क्या ये जो है ये अनुपयोगी विषय है? क्या इसका कोई उपयोग नहीं है? और देखिए आगे पढ़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती। तो क्या हम लोग में जो है हम लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप लोग जो है इसमें रुचि नहीं दिखा पा रहे हो? विद्यालय चरणों के आरंभ से ही प्राय विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से जो है सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण ये जो है लिया गया है। ये बात कही गई थी, सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण का जो पुस्तक है एनसीएफ 2005 से ये लिया गया है ये पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान जो है अनुपयोगी है, इसका कोई उपयोग नहीं है, इसे पढ़ने से जो है कोई फायदा नहीं है और शिक्षा और जो बच्चे हैं और जो शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं वे जो है इसे इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते पढ़ाते हैं। तो क्या ये जो है सही है गलत है? आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है? तो देखिए कौन सा जो है इसमें ऑप्शन सही है, जो ऊपर दिए गए जो अनुच्छेद था इसको जो है सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं प्राकृतिक विज्ञानों को विद्यालयी पाठ्यचर्या में महत्व देने की आवश्यकता है। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है, गलत है। जो विद्यार्थी प्राकृतिक विज्ञानों में अच्छे समझे जाते हैं उन्हें होशियार माना जाता है, ऐसा नहीं कहा गया है, बल्कि सामाजिक विज्ञान के बारे में हम पढ़े हैं। ठीक है, अधिक क्योंकि सामाजिक विज्ञान अनुपयोगी विषय है इसलिए वे प्राकृतिक विज्ञानों से हीन है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिस तरह से विद्यार्थियों
को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साहित नहीं बनाता। यह सही है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि शिक्षक और शिक्षिका और बच्चे दोनों रुचि लेकर जो है इसे नहीं पढ़ते हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि क्योंकि इंटरेस्टिंग तरीका से एक शिक्षक जो या शिक्षिका जो है विषय को डिलीवर नहीं कर पाती है स्टूडेंट तक, इसी कारण से जो है सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में जो है उत्साहित नहीं बनाता है। ठीक है, बच्चों को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है हमारा, उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियों और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। एक सेकेंड। ठीक है, उपरोक्त संदर्भ क्या है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, इसमें ये कहा गया है ना कि सामाजिक विज्ञान जो है और एक अनुपयोगी विषय क्यों है, क्योंकि इससे जो है आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप भी देखते हैं हम लोग को जो है बचपन से ही कहा जाता है कि आगे जो है तुमको साइंस लेना है, साइंस के फील्ड में आगे करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ठीक है, इस प्रकार से जो है शुरू से ही हम लोग को जो है तैयार किया जाता है, बच्चों को तैयार किया जाता है। और बहुत सारे बच्चे साइंस के फील्ड में ही अधिकतर बच्चे जाते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के फील्ड में यदि कोई जाता है तो कहता है इसको जो कुछ आगे करना ही नहीं है, इसका कोई जो है एम ही नहीं है। इस प्रकार से हमारे समाज में प्रथा चलते आई है और चल भी रही है आज तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सही दिया गया है कि ये अनुपयोगी विषय जो है इसी संदर्भ में कहा गया है कि इससे जो है कोई आपका नौकरी आगे नहीं मिलेगा और ना ही आपको भौतिक संपदा प्राप्त होगी। तो करेक्ट होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63, आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधियों को करेंगे। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना। तो विविधता में एकता में जो है कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाएंगे। तो क्या ये तरीका सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वहाँ पे जो विविधता में एकता दिखाना है तो आप उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना समझाएंगे तो उसका कोई जो है संबंध नहीं है। पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसका जो है उदाहरण वगैरह देना। विभिन्न भाषा है, जो हमारे देश जो है विविधता में एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें जो है अनेक भाषा बोलने वाले लोग, अनेक संस्कृति को मानने वाले लोग, अनेक प्रकार जाति धर्म के लोग जो है एक साथ रहते हैं और अपनी जो है विचार, संस्कृति, भाषा सब कुछ का आदान प्रदान करते हैं। और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है शैलियाँ हैं, नृत्य हैं, गायन है, भाषा है। ठीक है, ये विविधता में एकता दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना, ये सही हो सकता है। ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना, यानी कि विभिन्न जो नृत्य है, विभिन्न प्रकार के जो है हमारे नृत्य फेमस नृत्य है, जैसे कि भारतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, या विभिन्न जो लोक नृत्य है, जिसमें बिहार के नृत्य के लिए हम बात करें तो बिहुला हो गया, विदेशिया हो गया, अनेक प्रकार के गायन है, नृत्य है। ठीक है, इन सभी को दिखाना, प्रस्तुत करना, इससे होगा क्या कि बच्चे जो है आसानी से समझ पाएंगे और विविधता में एकता क्या है इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकों का उपागम है।
जो एनसीईआरटी की जो सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान पाठ्य पुस्तकों का उपागम क्या है? तो आपके ऑप्शंस है इसमें हाँ, पाठ्य की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। देखिए, तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक जो है, इसका जो है पढ़ाने का क्या शैली है, क्या तरीका है, किस तरीका से जो है उसमें आपको उल्लेखित किए गए हैं चीज़ों को, ताकि बच्चे जो है आसानी से समझ सके। तो क्या उसमें जो है तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षाओं का ध्यान केंद्रित करना, आकर्षित करना नहीं होगा ये। अवधारणाओं को उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग करना, परिभाषा ही सिर्फ नहीं दिया गया है, ये भी गलत है। अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययन और कथाओं का प्रयोग करना, बिल्कुल सही। इसमें जो है आपका एनसीईआरटी का जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक है, इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो है केस अध्ययन कराए गए हैं, कथाओं का प्रयोग किया गया है, और इसके तहत जो है विभिन्न छोटे छोटे कहानियों द्वारा और विभिन्न लोगों द्वारा घटे हुए केस के माध्यम से जो है बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से जो है बच्चे जो है अध्ययन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसीलिए जो है वास्तविक एग्जाम्पल्स रखते हुए विभिन्न कहानियों को और केस अध्ययन रखते हुए जो है बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया गया है। ऑप्शन 3 इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 65 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, उच्च ज्वार के कारण जो है होने वाला लाभ नहीं है। इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं, नौ संचालन सरल होता है, या मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। तो देखिए, उच्च ज्वार के कारण जो है कौन सा लाभ नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, ये आपका लाभ इसमें नहीं होता है। नौ संचालन सरल हो जाता है, मछली पकड़ने में सहायक होता है, पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी सहायक होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। तो देखिए, हमने जो है 65 प्रश्नों को कर लिया है, और आगे जो बचे हुए प्रश्न हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को किसी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वे भी अपना तैयारी अच्छे से कर सके, और साथ में जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।